तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था इमोर्टल जू लिंग ने एक अटैक हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर कर दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक से बचने के लिए एक बहुत बड़ा दीवार बना लेता है। लेकिन उसके मीने का अटैक बहुत पावरफुल था। हमारा मेन कैरेक्टर को दीवार को तोड़ फोड़ देता है, तहस महस कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर चिढ़ते हुए कहता है, अब मैं जो भी आगे करने वाला हूँ उसका दोस्त तुम मुझे नहीं दे सकते। तुम्हारी लालच की वजह से आज तुम मरने वाले हो। इतना कहने के बाद अपने पास से एक बैग निकालता है, उसके अंदर से कोई चीज निकालता है। हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि एक बॉल होता है और वो अपने मन में कहता है, कुछ दिन पहले ओल्ड मास्टर टैंग ने मुझे ये ट्रेजर दिया था। थोड़ा सा समय लगा इसे समझने में। ये स्पिरिचुअल बीस्ट का स्पिरिट कोर है। अब समय आ गया है इसका इस्तेमाल करने का। इतना करने के बाद वो स्पिरिट कोर को सी ड्रैगन की तरफ फेंक देता है और कहता है, सी ड्रैगन दिखा दो तुम किस चीज से बने हुए हो। हम देखते हैं सी ड्रैगन उस कोर को गप करके खा जाता है। इधर अपना कमीना कहता है, तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम हारने वाले हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, हम जीतने वाले हैं। इतना करने के बाद अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और वहीं पर दूसरी तरफ जैसे ही अपना सी ड्रैगन उस कोर को खाता है, उसकी आंखें चमकने लगती है और उसका ऊपर की स्किन हट जाता है और उसका स्किन पूरा काला होने लगता है, ब्लैक होने लगता है। वो बड़ी जोर से रोर करता है जिससे जिस चेन से उसको बांध के रखा था वो टूट जाता है और उन कमीनों को झटका लगता है, वो दूर फेंका जाते हैं। और उसके बाद उसकी ओर आ रहे फ्लाइंग शॉट के ऊपर अटैक कर देता है। एक थंडर टाइप का बिजली से अटैक कर देता है। वो तलवार उसके अटैक के सामने टिक नहीं पाती और वो अटैक सीधे इमोर्टल जू लिंग उस कमीने की ओर जाने लगता है। वो डरा जाता है, घबरा जाता है और तुरंत एक स्पेल कास्ट करते हुए कहता है, भले ही तुमने मेरे फ्लाइंग शॉट को हरा दिया लेकिन मेरे पास और भी रास्ता है तुमसे निपटने के लिए। ये देखो 1000 ईयर वाटर सीड। इतना जैसे ही वो कहता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पानी का महल बन जाता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। हमारा सी ड्रैगन का अटैक इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है, वो उस महल को चीरते 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 सीधे जाकर उसका छाती को चीर देती है। और वो कहता है, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता। लेकिन भाई उसकी कहानी खत्म, उसका राम राम हो गया है, वो मर चुका है। देखकर कुछ बंदे घबरा जाते हैं और वो भागते हुए वहां से कहते हैं, अरे भागो भागो, अगर हम नहीं भागेंगे तो हम भी मर जाएंगे, हमारे मास्टर मर चुके हैं, भागो यहाँ से। अपनी मियाँ गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, कोई भी नहीं भागेगा, अगर हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुनते, वो लोग तभी भी भागे जा रहे हैं। अपना ड्रैगन कहता है, अच्छा बेटा तुम लोग भागना चाहते हो लेकिन मैं भागने नहीं दूंगा। इतना कहते ही उन सभी के ऊपर बिजली का अटैक कर देता है। सब लोग मर जाते हैं लेकिन अपनी मियाँ बच जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है, उसको बहुत चोट लग जाती है। वो कहती है, यंग इनफान मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना कहने के बाद हाथ में चक्कू लेके उसको मारने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर बड़ी आसानी से उसके तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो कहता है, मियाओ वो बिजली का अटैक तुम्हारे ऊपर गिरा था, तुम्हारी सारी पावर खत्म हो चुकी है, अगर मैं अपनी उंगली भी हिलाऊं तब भी तुमको मार सकता हूं। वो रोने लगती है, फूट फूट के रोने लगती है, अपनी आंखें बंद करके कहती है, बकवास करना बंद करो और तुरंत मुझे मार डालो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मियाओइन मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड का पता लगाया, इमोर्टल जू लिंग ने तुम्हें गोद लिया था, वो शुरू से ही तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, वो तुमको धोखा दे रहा था। इसके अलावा तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी पीछे मियाओ यान आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है कि पीछे मियाओ यान है। वो कहता है, मियाओ यान अपनी बहन को यहाँ से लेके जाओ। वो अपने सिस्टर के पास आती है, उसे सहारा देते हुए कहती है, सिस्टर रो मत, हमारे मास्टर मर चुके हैं, अब हमें सेक्रीफाइस देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो दोनों वहां से रोते रोते चले जाते हैं। पीछे से अपना सी ड्रैगन कहता है, मास्टर क्या आप उन दोनों को ऐसे ही जाने दे देंगे। मेन कैरेक्टर कहता है, वो लोग बुरे नहीं हैं, उन लोगों ने मेरी कई बार मदद की है, इसलिए मैंने उन लोगों को जिंदा छोड़ दिया। वैसे तुमने बहुत अच्छा काम किया, आज से मैं तुम्हें और नाग सरपेंट दोनों को मोइन माउंटेन का गार्डियन विस्ट बनाता हूँ। सी ड्रैगन कहता है, मास्टर जी आप बेफिक्र रहिए, मोइन क्लिफ को सुरक्षित रखने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अपनी जान दे देंगे। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक इविल स्माइल में हंसने लगता है, उसके मुंह से लार चूने लगता है। वो हंसते हुए कहता है, बहुत हो गया बातचीत, अब थोड़ा लूटपाट किया जाए, देखे इनके पास क्या क्या चीज है। इतना कहने के बाद जब वो उन कमीनों की तलाशी करता है तो उसे एक एक्शन कामेन राइडर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस मिलता है और 5 स्नो लोटस मिलता है, वो भी 1000 साल पुराना, और उसको 100 किनकोरा स्ट्रेंथनिंग पिल मिलता है और साथ ही में उसकी मियाओइन की एक जादू छड़ी भी मिलती है। मेन कैरेक्टर उदास होते हुए कहता है, क्या जो सनसेट के डिसेबल इतने गरीब है यार, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था, कम से कम उम्मीद है इसके लीडर के पास कुछ अच्छा निकल जाए। इतना कहने के बाद उसके जेब में मतलब बैग में हाथ डालता है, उसको उस बैग के अंदर एक बुक मिलती है और वो कहता है, क्या इस बुक के अंदर स्पिरिचुअल क्यूआई भरा हुआ है, एकदम भरपूर भरा हुआ है, ये तो बहुत काम की चीज है। लिंग यून ट्रांसक्रिप्ट एक राइट रिकॉर्ड है, इसमें बताया गया है कि तोइस्ट लिंग यून गोल्डन कोर स्टेज पर कैसे गए थे। आखिरकार मुझे गोल्डन कोर स्टेज पर जाने का रास्ता मिल ही गया, ये तो बहुत बढ़िया है मेरे लिए। तो गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ, फाइनेंसिंग बिल्डिंग स्टेज के बाद अगला स्टेज गोल्डन कोर स्टेज आता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पहुंच गया होता है। वो कहता है, किंग जी, लेकिन घर खाली होता है, एकदम सुनसान होता है। वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, हद है, आखिरकार ये लड़की कहाँ चली गई। इतना कहने के बाद वो अपना फोन निकालता है और किंग जी को फोन लगाते हुए कहता है, हनी तुम कहाँ पर हो इस समय। वो हंसते हुए कहती है, मैं यूरोप जा रही हूँ, क्या तुम्हें वो 100 फ्लावर वाली पिल याद है जो तुमने कुछ दिन पहले मुझे दी थी। यूरोप की पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पागल हो रही है इसे पाने के लिए, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी घर वापस
आ जाऊंगी और जब मैं आऊंगी तो तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आऊंगी। भाई ये सब सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर की पूरी दुनिया हिल जाती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो रोते हुए कहता है क्या वो फिर से चली गई, पर क्यों, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, हम मुझे फिर से इतना लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के दरवाजे पर कोई नॉक नॉक करता है और कहता है यंग इरफान क्या तुम घर पर हो। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं घर पर हूँ, रुकिए एक सेकंड रुकिए मैं भी आता हूँ। इतना कहने के बाद जाता है, दरवाजा खोलता है, हम देखते हैं सामने कोई और नहीं बल्कि अपना बोबिनो होता है। वो घबराते हुए कहता है यंग इरफान यंग इरफान यंग इरफान, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मेन कैरेक्टर कहता है तुम हो कौन, मैं तुम्हें जानता नहीं। वो भी ग्रीट करते हुए कहता है मेरा नाम बोबिनो है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है क्या बोबिनो, ये जो बंदा है इसके अंदर से मुझे बहुत भारी मात्रा में स्पिरिचुअल क्यूआई महसूस हो रहा है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी किसी कल्टीवेटर जैसा नहीं दिखता। वो भी कहता है मिस लिन इस समय नॉर्थ अमेरिका में है, वो आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब। ये सब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या। वो तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है लिन के साथ क्या हुआ, मुझे ठीक से एक्सप्लेन करो। वो भी हिचकिचाते हुए कहता है सिस्टर लिन की तबीयत बहुत खराब है, इस समय उनकी जान सिर्फ एक ही चीज बता सकती है, वो है नाइन ड्रैगन जेड भट्टी। मेन कैरेक्टर वो भट्टी निकालता है और कहता है मेरे पास ये पहले ही से है। उस भट्टी को देखकर बोबिनो खुश हो जाता है और कहता है यंग इरफान क्या तुम मेरे साथ नॉर्थ अमेरिका चल सकते हो, सिस्टर लिन बिल्कुल सही कह रही। मेन कैरेक्टर फुल जोश में कहता है हाँ मैं बिल्कुल चलूंगा, समय बहुत कीमती होता है, हम अभी चलेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर नॉर्थ अमेरिका के आसपास किसी जगह पर पहुंच गया होता है। बोबिनो कहता है ये रहा सिस्टर लिन इसी घर के अंदर रहती है। वो दरवाजा खोलता है और कहता है सिस्टर लिन देखिए मैं किसे लेकर आया हूँ। तभी अचानक से उसका नजर नीचे जाता है, वहां पर अपनी लिन बेहोश पड़ी होती है। दोनों लोग घबरा जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत जाता है, उसको अपने बाहों पर उठाता है और उसकी पल्स चेक करते हुए कहता है क्या इसके अंदर तो फायर और आइस दोनों की एनर्जी है। वहीं पर अपना बोबिनो कहता है दरअसल ड्रैगन ग्रुप में हम सभी के पास वॉरियर सोल होते हैं, हालांकि मिस लिन का वॉरियर सोल में कुछ गड़बड़ हो गया है, इसने इस स्टेज में खुद को खत्म कर लिया। जब वो जागेंगे तब वो अपनी वॉरियर सोल की पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि मुझे डर लगा रहता है अगर इनका सही समय पे इलाज नहीं होगा तो इनकी मौत भी हो सकती है। यंग इरफान क्यों ना तुम सिस्टर लिन को काउंटी हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे फेमस हॉस्पिटल है। अफसोस कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के मैटर को मुझे खुद संभालना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं खुद इसे वहां पर लेके जाऊंगा, शायद वेस्टर्न मेडिसिन इसके ऊपर काम कर दे और ये ठीक हो जाए। सीन शिफ्ट होता है, हम उसी हॉस्पिटल को देखते हैं, उसके अंदर अपने लिन का जांच हो रहा होता है। तभी एक डॉक्टर कुछ देखकर डर जाता है, वो शौक होते हुए कहता है व्हाट द फक, ये क्या है, क्या 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 ये नर्क से भागा हुआ कोई डीमन है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके गर्दन पर मार के उसे बेहोश कर देता है और वो कहता है डॉक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद लिन की जांच करने के लिए, लेकिन आपने जो चीज देखा है उसे आपको नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बेहोश कर दिया है। जब आप जागेंगे तब आप सब कुछ भूल जाएंगे। मुझे इस कंप्यूटर के अंदर के डाटा को भी डिलीट करना पड़ेगा, अगर किसी ने देख लिया तो अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन के शरीर के अंदर 9 हेवनली फोक्स है, तभी तो इसके पास दो टाइप के एलिमेंट थे, फायर और आइस दोनों टाइप के एलिमेंट थे। फिर वो लिन के पास जाता है, उसे उठाता है, तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है। वो अपने सामने मेन कैरेक्टर को देखकर शॉक हो जाती है और खुश होते हुए कहती है यंग इरफान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मेन कैरेक्टर कहता है बोबिनो ने मुझे यहाँ पर लाया, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। लिन तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। वो भी कहती है दरअसल यंग इरफान मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो दोनों लोग बात करते हुए कॉरिडोर में से जा रहे होते हैं। अपनी लिन कहती है यंग इरफान मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह पर लेकर जाना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या हम कहीं जाने वाले हैं, क्या हम घर नहीं जाएंगे। तभी अचानक से एक बंदा बहुत तेजी की स्पीड से दौड़ते दौड़ते आता है और हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाता है। हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड होता है। वो कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है। जब वो उसकी तरफ देखता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर शॉक हो जाता है और तुरंत हाथ मिलाते हुए कहता है यंग इरफान आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेन कैरेक्टर कहता है एडवर्ड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो जंग में थे ना, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ प्रॉब्लम है, तुम इतने तेज से भाग कर कहाँ जा रहे हो। वो भी कहता है मेरा छोटा भाई बीमार है, नॉर्थ अमेरिका का कोई भी डॉक्टर उसे बचा नहीं पा रहा है, उसे ठीक नहीं कर पा रहा है, अब मेरे साथ चलिए एक बार उसका हाल चाल देख लीजिए। मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है क्या तुम्हारे साथ जाना है, और वो तिरछी नजर में लिन को देखते हुए कहता है लेकिन मैं किसी के साथ आया हूँ। तभी लिन टोकते हुए कहती है यंग इरफान तुम उसके साथ जाओ, सबसे जरूरी है लोगों की जान बचाना, मैं हॉस्पिटल के बाहर गेट के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारी तबीयत ठीक ना लगे तब तुम मुझे फोन कर सकती हो। इतना करने के बाद वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम मुझे अपने भाई के कंडीशन के बारे में कुछ बताओ। वो भी कहता है मेरे भाई के मेडुला में एक ट्यूमर का पता चला है, वो ट्यूमर के लिए सबसे खतरनाक जगह होती है, सभी डॉक्टर इसे फॉरबिडन जोन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये ट्यूमर लास्ट स्टेज में है, क्या आपको लगता है कि आप इसमें कुछ कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है देखो मैं पक्का वादा तो नहीं कर सकता मैं उसे बचा सकता हूँ कि नहीं, लेकिन कुछ भी कहने से पहले मैं उसकी कंडीशन की चेक करना चाहता हूँ, जांच करना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों दरवाजे के पास से आ रहे थे, तभी हमारा मेन कैरेक्टर इतनी सारी भीड़ को देखकर चौंक जाता है और कहता है अरे यहाँ पर
इतने सारे रिपोर्टर क्यों आए हुए हैं? वो हंसते हुए कहता है क्योंकि मेरा भाई बिलियनर है। सभी रिपोर्टर ये जानना चाहते हैं मेरे भाई की हालत कैसी है, क्या वो बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। फिर वो आगे जाता है, सभी को हटाने लगता है और कहता है हटो भाई हटो, आगे से हटो हटो, डिवाइन डॉक्टर यांग इरफान आ रहे हैं, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, तेरी माँ की है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एडवर्ड के भाई के रिपोर्ट को पढ़ रहा होता है। पीछे से एडवर्ड कहता है यांग इरफान क्या कोई तरीका है मेरे भाई को बचाने का? मेन कैरेक्टर कहता है ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, मुझ पर विश्वास करो, मैं उसे बचा सकता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर सभी डॉक्टर भड़क जाते हैं। एक डॉक्टर चिल्लाते हुए कहता है ये बच्चा कौन है और ये क्या मजाक कर रहा है? अगर हम ट्यूमर को निकाल भी दे तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा। हो सकता है आपका भाई जिंदगी भर बिस्तर पर पड़ा ही रह जाए। हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी को इग्नोर मार देता है और कहता है मैं ट्रीटमेंट के लिए तैयारी करने जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तैयारी कर चुका होता है। तभी वहां पर एडवर्ड आता है। वो अपने साथ किसी को लेकर आता है और कहता है डॉक्टर यांग ये मिस आन्या है, ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बेस्ट आउटडोर प्रेजेंटर हैं। ये आपके इलाज करने के प्रोसेस को ब्रॉडकास्ट करना चाहती हैं, तो बताइए कैसा रहेगा, क्या ये ठीक है? मेन कैरेक्टर कहता है मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। अन्या खुश हो जाती है। वो अपना ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करते हुए कहती है हेलो गाइस मैं आन्या हूँ, मैं आप सभी को बताती हूँ एक बहुत खतरनाक न्यूज। जंग जंग के सबसे फेमस डॉक्टर यांग इरफान एक स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे जिससे मेडुला के अंदर से वो ट्यूमर को बाहर निकाले। मेडुला को बहुत सारे नामों से जाना जाता है जैसे फॉरबिडन जोन, कभी ना इलाज होने वाला इलनेस। तो आइए बिना किसी देर के ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के चमत्कार को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आरबी एक्सप्लेनर के साथ। अब हमें ऑपरेशन रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक नर्स कहती है डॉक्टर यांग क्या आप ऑपरेशन करने के लिए तैयार है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नानी तुमसे ये किसने कहा कि मैं ऑपरेशन करूंगा? मैं सिर्फ एक्यूपंक्चर पॉइंट का इस्तेमाल करके इसे ठीक कर सकता हूँ। ये सब सुनकर अन्या शॉक हो जाती है। वो कहती है ओ माय गॉड यांग इरफान का कहना है कि वो बिना किसी ऑपरेशन के मरीज को ठीक कर सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक ऐसी बीमारी जिसका कभी इलाज ही नहीं हो सकता उसको इलाज करने के बारे में कह रहे हैं, वो भी बिना ऑपरेशन के। नॉर्थ अमेरिका के बड़े बड़े वैज्ञानिक ने यह प्रूव कर दिया है कि इस बीमारी का इलाज कभी भी नहीं हो सकता। डॉक्टर ली आपका इस बारे में क्या कहना है? वो कहती है बकवास बकवास, ये सब बकवास है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं है, ये नामुमकिन है, इसका इलाज कोई भी नहीं कर सकता। वो बच्चा ऐरा गरा नत्थु खेरा पता नहीं कहां से आ गया है, वो अपने आप को डिवाइन डॉक्टर कह रहा है, वो इलाज कर ही नहीं सकता, वो झूठ बोल रहा है, वो जरूर झूठ बोल रहा है। दूसरा बंदा कहता है हाँ मिस ली सही कह रही है, वो बंदा झूठ बोल रहा है, वो झोला डाप डॉक्टर मतलब झोला छाप डॉक्टर है। अन्य कहती है मुझे ऐसा लगता है कि वो इलाज करना शुरू भी कर चुके हैं। अब हमें ऑपरेशन रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पेशेंट के माथे के ऊपर बहुत सारा नीडल लगा रहा है, कचर 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 सॉरी गप 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 करके लगा रहा होता है। फिर वो कहता है ये आखिरी नीडल है, जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा ये तुरंत ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो नीडल उसके माथे पर लगा देता है। जैसे ही उसके माथे पर वो आखिरी नीडल लगती है वो बंदा तुरंत उठकर बैठ जाता है और खून खांसने लगता है। फिर वो इधर उधर मुंडी हिलाकर देखता है और कहता है मैं कहाँ पर हूँ और ये कौन सी जगह है? अन्या ये सब देखकर शॉक हो जाती है और कहती है वाह ये तो सचमुच में ठीक हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर उसके माथे से नीडल निकालने लगता है और कहता है बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वो कहता है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया। मेन कैरेक्टर अपना मास्क उतारते हुए कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है मेरा काम हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब हम कुछ घंटे बाद देखते हैं, मतलब कुछ मिनट बाद देखते हैं वो अपना पूरा कपड़ा निकाल चुका होता है, वो वाला ऑपरेशन वाला कपड़ा निकाल चुका होता है, गलत मत समझिए। तभी उसके पास अन्य आते हुए कहती है डॉक्टर यांग इरफान आप तो बहुत कमाल के हैं, शानदार है, ऑसम है ऑसम। इस समय नॉर्थ अमेरिका की सारी निगाहें आपके ऊपर टिकी हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं आपने उस पेशेंट का इलाज कैसे किया? देखिए मैंने जो ट्रीटमेंट किया है इसे ईस्टर्न मेडिसिन टेक्निक कहा जाता है और इसका दूसरा नाम एक्यूपंक्चर पॉइंट भी है। सच कहूँ तो ये बहुत कमाल की टेक्निक है, इसे कुछ शब्दों में बताया नहीं जा सकता। वैसे मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। और वो अपने मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द लिन के पास पहुंचना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा इंतजार कर रही है। इतना कहने के बाद वो जा रहा होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है जाने के लिए वो चौंक जाता है और कहता है व्हाट द फक, ये क्या बकवास है, यहाँ पर हो क्या रहा है? हमें दिखाया जाता है वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर की भीड़ लगी होती है, एकदम तंगी मची होती है, धक्का मुक्की हो रहा होता है। एक रिपोर्टर कहता है डॉक्टर यार मैं .com कंपनी का रिपोर्टर हूँ, क्या आप खाली हैं, मुझे इंटरव्यू दे सकते हैं? दूसरा बंदा कहता है नहीं मैं लूंगा इंटरव्यू। तीसरा बंदा कहता है नहीं मैं लूंगा। अरे भाई गलत मत समझना, इंटरव्यू लेने की बात हो रही है। तभी वहां पर अपना एडवर्ड आ जाता है और एक प्रोफेसर मोसी नाम का बंदा आ जाता है। वो कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा डॉक्टर यांग को एक अर्जेंट काम आ गया है इसलिए वो यहाँ से जा रहे हैं। एडवर्ड कहता है हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा, आपको अगर किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो आप प्रोफेसर मोसी से पूछ सकते हैं। मोसी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ही हूँ मिस्टर जॉन का इलाज करने वाला, तो जो भी आपको सवाल पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इशारा में कहते हैं मिस्टर यांग आप यहाँ से जा सकते हैं, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है, उसके साथ एडवर्ड भी जा रहा होता है। वो कहता है डॉक्टर यांग आपने तो कमाल कर दिया, आपने फिर एक बार अपना नाम रोशन कर दिया, नॉर्थ अमेरिका के सभी लोग आपके दीवाने हो गए हैं, आप तो सच में हैंडसम फकिंग कूल लौंडे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है नहीं तुम कुछ मेरा ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। तभी पीछे से कोई कहता है यांग इरफान, हम देखते हैं वो
कोई और नहीं बल्कि अपनी लीन होती है। वो तुरंत आती है, हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक जाती है और वो कहती है तुमने एक ऐसी बीमारी का इलाज किया है जिसे कोई नहीं कर पा रहा था, बधाई हो बधाई, तुमने सक्सेसफुली इलाज कर दिया। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है लिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो बाहर मेरा इंतजार कर रही थी है ना। वो भी कहती है हाँ मैं इंतजार करी थी, लेकिन मैं बहुत क्यूरियस हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। तुम तो अब दिन पर दिन बहुत बेहतर होते जा रहे हो। एडवर्ड कहता है लगता है मेरा यहाँ से जाने का समय हो चुका है, अलविदा, तुम लोग मजे करो। इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। लिन कहती है यंग इरफान चलो वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, एक स्पेशल जगह पर जाने के लिए कहा था। मेन कैरेक्टर कहता है चलो बता भी दो कहाँ पर लेके जाने के लिए बात कर रही हो, छुपाओ मत ज्यादा। वो कहती है चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना कहने के बाद खींच के उसे वहाँ से लेके जाने लगते हैं उसका हाथ पकड़ के। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। तो गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ उस होटल के ऊपर लिखा है अडल्ट अडल्ट ओनली अडल्ट फॉर एंटर, अडल्ट ही जा सकते हैं उसके अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो एक होटल है। अपनी लीन उसे ढकेलते हुए लेके जा रही होती है, कहती है चलो ना मैंने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट प्रिपेयर किया है, देखो ना मजा आएगा। फिर वो उदास होते हुए अपने मन में कहती है मेरे पास बस गिने चुने दिन बचे हुए हैं, मैं चाहती हूँ मैं अपने प्यार के साथ एक अच्छी यादें बना सकूं। अब हमें होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एकदम माहौल बढ़िया बना होता है, लालम लाल एकदम खतरनाक सजाया होता है। उसका तो छोड़ दो यार, मेरा खुद का मूड बन गया, मजा आ गया। अपनी लीन उसके गोद में बैठी होती है, वो कहती है डार्लिंग मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, तब तक तुम टीवी देख सकते हो। हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर की हालत खराब हो चुकी है, उसका शर्म से चेहरा लाल हो चुका होता है। फिर वो तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है यंग इरफान आज पूरी रात के लिए तुम मेरे हो, अच्छे बच्चे बनो, जो जो चीज मैं कहूंगी तुम्हें वो चीज करना पड़ेगा, मेरी बात मानो, ध्यान से सुन लो। इतना कहने के बाद वो अपनी बेल्ट उतारने लगते हैं। ओहो। तो गाइस इस एपिसोड का एंड हम यहीं पे करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगला एपिसोड और भी मजेदार होने वाला है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।